क्लास 6। आज हम लोग आपका चैप्टर फर्स्ट सोशल का रिज्यूम करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, देखो पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। तो लिटरेरी वो होते हैं जो रिटन में होते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं आपकी बुक्स की, मैगजीन्स की, न्यूज़पेपर्स की। और आर्कियोलॉजिकल होते हैं जो मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स होती हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल। तो देखते हैं। आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट, यानी कि जो पास्ट से रिलेटेड रिमेन्स बचे हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। Archaeological sources include buildings, monuments, tools, pottery, artifacts, jewelry and items that may have been used by the people of that period. तो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट सोर्सेज के अंदर आते हैं जैसे आर्टिफैक्ट्स हो गए, पॉटरी यानी कि मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं हमें पहले लोगों के। इसके अलावा ज्वेलरी, लोग क्या क्या पहना करते थे ज्वेलरी में, और उनसे रिलेटेड कोई भी आइटम या टूल्स, ये सब हो गए आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स गेट ब्यूरिड अंडर द ग्राउंड। देखो हमें ये मिले कहाँ से, ऐसा नहीं हमें कहीं रखे मिल गए थे, ये एक्चुअली ज़मीन के अंदर गढ़े हुए थे और वहाँ से निकाल कर हमने इनकी स्टडी की है। These are carefully dug out by archaeologists to study the historical period. The place from where these remains are dug out is known as excavation and archaeological site. और जिस जगह से इनको खोद कर निकाला गया है, जहाँ जहाँ भी इनको खोद कर निकाला गया उस जगह को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट या फिर एक्सकेवेशन। It is important to note that the archaeological sources are physical and direct sources of history and therefore cannot be altered. देखो ये जो चीज़ें मिली हैं ये किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है, इसीलिए ये जो चीज़ें मिली हैं ये हमें उस समय की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और पक्की इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके, नाउ मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग रूइंस, यानी कि मॉन्यूमेंट उस समय की और उस समय की जो लोगों ने बिल्डिंग्स तैयार करी। रूइंस वर्ड इसलिए लगाया गया है क्योंकि कई बिल्डिंग्स अब भी वैसी कंडीशन में नहीं है जैसी वो बनाई गई थी, वो डैमेज हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। कई तो ऐसी हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि हमें ज़मीन में खुदी हुई कई सारी मॉन्यूमेंट्स और कई सारे जो बिल्डिंग्स थी वो मिली हैं। The remains of monuments and buildings provide a standing testimony of the period of study. There are numerous buildings of historical importance in India such as temples, stupas, forts and palaces. तो हमें उस समय से रिलेटेड पैलेसेस भी मिले, फोर्ट्स भी मिले, स्टूपास भी मिले, जिन्हें पढ़कर हम पता लगा सकते हैं कि उस समय का समय कैसा हुआ करता था। These monuments throw light on the social, economic, political and religious lives of people. These monuments also inform us about the period in which they were built and the scientific knowledge of the people of that period. तो देखो इन मॉन्यूमेंट से हमें पता चलता है कि उस समय कितना पैसा था राजा के पास, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा था, किस भगवान की वो पूजा किया करता था। अगर उसने इस भगवान का मंदिर बनाया तो ऑफकोर्स उसी भगवान की पूजा किया करता था। तो ये उस समय की लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। The remains of important buildings give us information about the architectural style prevalent in that period. Ancient ruins also give a glimpse into the cultural identity of a place. For example, the Ajanta caves in Aurangabad, Maharashtra are full of sculptures and painting. अगर हम अजंता केव की बात करें तो सारी की सारी गुफाओं में पेंटिंग्स बनी हुई हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं। Some of the cave frescoes depict stories from Buddha's life, while others offer a vivid representation of people's life who had carved these caves. तो देखो उसमें हमें उन लोगों के बारे में पता चलता है जिन्होंने ये कार्विंग्स करी केव्स के अंदर, और उन्होंने जो बेसिक चीज़ ली वो थी बुद्धा की लाइफ, यानी कि बुद्धा की लाइफ के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता चलता है उन पेंटिंग्स से। अब हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस की। देखो इंस्क्रिप्शंस होते हैं किसी भी पत्थर के टुकड़े पर कुछ लिख दिया, मेटल पीस पर कुछ लिखा, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन रॉक्स, पिलर्स, वॉल्स ऑफ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स एंड इवन मेटल शीट्स, यानी कि बिल्डिंग्स के ऊपर वॉल्स पर भी जो लिखा हुआ मिलता है
उसको भी हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। जैसे कि आप ताजमहल देखने जाएं तो प्लीज़ देखिएगा उसकी दीवारों को, आपको दिखेगा कि उर्दू में बहुत कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर। Inscriptions were writings that held some religious or administrative significance. Sometimes a king would mention his personal achievements in inscriptions. कई बार जो राजा होते थे, रूलर्स होते थे, वो अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में लिखा करते थे। अगर वो कोई युद्ध जीत कर आते थे तो उसके बारे में लिखा करते थे, उन्होंने कैसे जीता। वो अपनी लाइफ के बारे में भी लिखा करते थे। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपीग्राफी, यानी कि ये जो इंस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं दीवारों पर, मॉन्यूमेंट्स पर, मेटल शीट्स पर, इसकी स्टडी को बोलते हैं एपीग्राफी। एपीग्राफी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज इंस्क्रिप्शंस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और मैनिपुलेटेड. Many inscriptions are still intact and therefore are a reliable source of history. देखो लिखे हुए को मिटाना बहुत टफ है, इसीलिए जो लिखा हुआ मिला वो माना जाता है कि वो राजा ने ही लिखवाया, और कहीं ना कहीं हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें के बारे में, और उसमें चेंजेस की भी कम गुंजाइश है कि उसमें किसी ने और ने चेंजेस किए होंगे. ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोका many inscriptions were issued. Ashokan inscriptions have helped issued. Ashokan inscriptions have helped to reconstruct the history of the Mauryan period. The unique feature of Ashokan inscriptions was that they were issued in different languages such as Brahmi, Kharosthi and Aramic, making the king's edict accessible to a larger audience. यानी कि ये इतनी लैंग्वेजेस में लिखा करते थे अपने इंस्क्रिप्शन को, अगर हम अशोका पीरियड की बात करें तो. अब हम बात करते हैं कॉइन्स की. तो देखो सिक्के भी हमें बहुत कुछ बताते हैं. सिक्के हमें राजा के बारे में बताते हैं. सिक्के हमें ये बताते हैं कि किस राजा का टाइम कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर ख़त्म हुआ. अगर सोने के सिक्के मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा रिच रूलर था, उसकी प्रजा बहुत ज़्यादा खुश थी, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा होगा. और अगर हल्के सिक्के मिलते हैं तो इसका मतलब वेल्थ कम थी, कुछ ना कुछ दिक्कत रही होगी उस रूलर के साथ उस राइन में. इसके अलावा अगर कॉइन बहुत दूर मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत दूर दूर तक उसकी पहुंच थी, बहुत अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से वो व्यापार किया करते थे. तो आइए देखते हैं कॉइन से हमें क्या क्या पता चलता है. कॉइन्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडी हिस्ट्री, सोर्स टू स्टडी हिस्ट्री. द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स, यानी कि कॉइन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स. They provide information on the socio-economic and political life of a period. Coins found in India were minted in gold, silver and copper. तो किस चीज़ के कॉइन्स बनाए जाते थे, गोल्ड के बनाए जाते थे, सिल्वर के बनाए जाते थे और कॉपर के बनाए जाते थे. They also tell us about the trade and commerce that took place during a period. Like inscriptions, coins were sometimes issued to celebrate an important event. For example, the Gupta ruler Samudragupta was represented in many coins. जैसे कि देखो समुद्रगुप्त बहुत सारे सिक्कों पर पाए जाते हैं, जिनके जो चित्र है वो बहुत सारे कॉइन्स पर पाए जाते हैं. The coin shows Samudragupta slaying a tiger, playing the veena or as a skillful warrior. अब उसमें उसको कैसे दिखाया गया कि वो टाइगर के संग खेला करता था, वो वीणा बजाया करता था और वो बहुत अच्छा वॉरियर था. यानी कि हमें समुद्रगुप्त के बारे में इतनी जानकारी मिली. कैसे मिली? ये मिली हमें उसके कॉइन से. द कॉइन्स इश्यूड ड्यूरिंग समुद्रगुप्ता's period represented him not only as an able or just ruler but also as an extremely talented individual. तो इससे हमें क्या पता चला कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था. नाउ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स का मतलब ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स जो हमें मिले. Artifacts are objects made by human beings that were used in the past, such as tools and pots. देखो पहले के लोगों के पास स्टील के बर्तन तो हुआ नहीं करते थे, वो मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे. तो ऐसे बहुत सारे पॉट्स हमको मिले हैं. Artifacts have some sort of historical or cultural significance attached to them. They include stone, tools, weapons, bones, jewelry, pots, टॉयज़, वेसल्स, क्लोथ्स एंड मैनी अदर सिमिलर आइटम्स. तो ये सारी चीज़ें हमें पास्ट से मिली. दीज आर्टिफैक्ट्स शो द साइन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मॉडिफिकेशन विद टाइम. नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिटरेरी सोर्सेज. मीन्स कुछ लिखा हुआ मिला,
कुछ हमें लीफ पर लिखा हुआ मिला, या हमें पेड़ों पर कुछ लिखा हुआ मिला, या पहले पत्तों पर लिखा करते थे वो हमें मिला। तो देखते हैं क्या है लिटरेरी सोर्सेज। अर्ली ह्यूमंस कम्युनिकेटेड थ्रू साइंस एंड जेस्चर्स। दे स्लोली started making pictures to convey their messages. यानी कि उन्होंने पहले तो वो जेस्चर यानी इशारों से किया करते थे, इसके बाद उन्होंने छोटे छोटे पिक्चर्स बनाने शुरू किए जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। फ्रॉम पिक्चर्स दे डेवलप्ड अ स्क्रिप्ट वेयर ईच लेटर और सिंबल मेंट अ स्पेसिफिक थिंग। मोस्ट ऑफ द अर्ली स्क्रिप्ट्स आर पिक्टोग्राफिक सच एज इन द स्क्रिप्ट, यानी कि पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर से रिलेटेड हुआ करते थे। Once a script was developed, people started writing about everything that may hold importance. इसके अलावा वो हर एक चीज़ के बारे में लिखने लगे जो उनके लिए ज़रूरी थी उस समय पर। वो हर उस चीज़ को लिखा करते थे जो उन्हें लगता था कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Since there was no paper available when people first started writing, leaves, barks of trees and fine cloth were used. लिटरेरी सोर्सेज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया लिटरेरी सोर्सेज को, रिलीजियस टेक्स्ट और सेक्युलर टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट वो हुआ करते थे जिसमें धर्म से रिलेटेड बातें लिखा करते थे वो लोग। मोस्ट ऑफ द अर्ली एशियन टेक्स्ट वर रिलीजियस। दीज सोर्सेज टेल अस अबाउट द रिलीजियस ट्रेडिशंस practiced by different people. These writings are related to or concerned with religions. It is based on religious culture and themes. It includes the Vedas, Upanishads and the great epics like Mahabharata, रामायण एंड पुराण। तो देखो जो महाभारत है, रामायण है, पुराण है, ये सब रिलीजियस टेक्स्ट में आता है। ये धर्म से रिलेटेड है, इसमें धर्म से रिलेटेड बातें की गई हैं। नाउ सेक्युलर टेक्स्ट। सेक्युलर लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइव्स ऑफ द किंग्स एंड पीपल। तो जो सेक्युलर टेक्स्ट थे उनके बारे में हमें ये पता चलता है कि रूलर्स कैसे थे, उस समय रूलर्स क्या किया करते थे। तो सेक्युलर टेक्स्ट में रूलर्स के बारे में जानकारी हमको मिलती है। इट इंक्लूड्स बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, कोर्ट क्रॉनिकल्स, फॉरेन ट्रैवलर्स, स्टोरीज, पोएम्स एंड मच मोर। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र, विच इज़ द फेमस वर्क ऑफ कौटिल्य, मेगास्थनीज इंडिका, द हर्षचरित रिटन बाय बनभट्ट, and the plays and poems of Kalidas are among the many other secular literary sources. अब हम बात करते हैं ओरल हिस्ट्री की। देखो ऐसा होता है हर चीज़ लिखी हुई या हमें बनी हुई नहीं मिली, कई चीज़ें ऐसी भी थी जो लोगों ने बताई, एक दूसरे को बोलकर बताई और जनरेशन से जनरेशन बोलकर ही उस इंफॉर्मेशन को कन्वे किया गया। We have some idea of the past through the stories we have heard from our elders, who in turn have heard about them from their elders. तो देखो कई चीज़ें हमें ऐसी पता चलती हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताई और उन्हें उनके पूर्वजों ने बताई। These stories have not been maintained as records. We have information about prehistoric times as they have been passed through generation in the form of stories, fables, ballads and common folklore known to all. अब आपका होमवर्क है to write down these keywords. सबसे पहले आप फर्स्ट पेज पर आप एक माइंड मैप, ये माइंड मैप बना हुआ है ना, ये माइंड मैप सबसे पहले आप अपने फर्स्ट पेज पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप इन की टर्म्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे एंड यू हैव टू व्हाट्सएप मी ऑल दीज थिंग्स। ओके, टिल देन बाय।